प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज बात करते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक के संदर्भ में। 2 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद आज विपक्षी दलों के समूह इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इस गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह गठबंधन भाजपा विरोध के साझा उद्देश्य पर तो बना, लेकिन उसके पास एक साझा राजनीतिक कार्यक्रम, सर्वमान्य नेतृत्व और राज्यों में आपसी प्रतिद्वंद्विता का समाधान नहीं। यह वजह है कि समय समय पर इसके घटक दलों के बीच तनाव उभरता रहता है। आज हुई बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर विपक्षी दल एक साथ बैठे। हाल के विधानसभा चुनावों में कई सहयोगी दलों को झटके लगे हैं और गठबंधन के भीतर दरार की चर्चाएं तेज हो रखी थी। ऐसे माहौल में गठबंधन नेतृत्व ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। बैठक के बाद यह भी तय किया गया कि अब ऐसी बैठकें अधिक रूप से होंगी, नियमित होंगी। आज की बैठक के बाद खड़गे जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमने SIR, प्रश्न पत्र लीक, CBSE, महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था पर संघर्ष की बात तय की। लेकिन क्या आज की बैठक में भी गठबंधन के साथ जुड़े मूलभूत प्रश्नों के जवाब मिले? जब यहां बैठक चल रही थी, कमोबेश उसी समय महत्वपूर्ण घटक दल तृणमूल कांग्रेस लोकसभा में भी बिखर रही थी। तो आज हम इसी पर बात करें कि आखिर इस गठबंधन की प्रमुख चुनौतियां क्या है, मूल परेशानी क्या है। अब कांग्रेस की भूमिका को लेकर असहजता कई हमेशा रहती है। कई क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि कांग्रेस गठबंधन में बड़ी पार्टी होने के बावजूद बड़े भाई की भूमिका न निभाए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दल एक दूसरे के साथ हैं, जबकि उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस से है। केरल में कांग्रेस और वाम दल आमने सामने लड़ते हैं। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर एकता और राज्य स्तर पर प्रतिस्पर्धा का विरोधाभास बना ही रहता है। नेतृत्व का प्रश्न लोकसभा चुनाव से पहले भी स्पष्ट नहीं हुआ था कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। आज भी कोई सर्वमान्य नेता नहीं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे दल अपने अपने राज्यों में मजबूत है और कोई भी दूसरे के नेतृत्व को सहजता से स्वीकार करने की स्थिति में नहीं रहता। यह भी इस गठबंधन का संकट है। सीट बंटवारे का संकट हर चुनाव में बड़ा विवाद का कारण बनता है। क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि उनके राज्यों में कांग्रेस सीमित भूमिका निभाए, जबकि कांग्रेस अपने संगठन के विस्तार की कोशिश करती रहती है। तमिलनाडु में कांग्रेस और DMK के रिश्तों में भी सीटों और राजनीतिक समीकरणों को लेकर तनाव रहा था, हमने देखा। यही स्थिति हमें हरियाणा के संदर्भ में आम आदमी पार्टी के साथ देखने को मिली। अब आम आदमी पार्टी आज इस बैठक में शामिल नहीं हुई क्योंकि पंजाब में चुनाव है और पंजाब में चुनाव के अंतर्गत मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आपके बीच ही दिखता है। तो ऐसे विरोधाभासों के बीच में ये बैठक मैं इस आधार पर सफल मान ली जाए कि भाजपा के खिलाफ ये लोग एकजुट हैं। क्या महज भाजपा का विरोध जनता के बीच इन राजनेताओं और इन राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता को स्थापित कर पाएगा? ये सवाल है और ये सवाल उस समय बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है जब अधिकांश गठबंधन के घटक दल स्वयं बिखराव के आतंक से सहमे हुए हैं। भाजपा की आंधी लगभग हर क्षेत्रीय दल को तिनकों की तरीके से बिखेर रही है। शरद पवार की राकपा, ठाकरे जी की शिवसेना और अब ममता की तृणमूल तिनकों की तरह बिखर। तो इसी की रोशनी में बात करते हैं। हमारा विषय है उधर TMC का खेला, इधर इंडिया का मेला। तो इस मेले में बात करते हैं। हमारे साथ इस राजनीतिक घटनाक्रम पर बात करने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का सुधीर प्रवक्ता है। अपने चेहरे से आनंद का वो स्वर जाहिर नहीं कर रहे हैं जो TMC के बिखराव को लेकर उनके अंदर हिलोरे मार रहे हैं। हमारे साथ में रजत जसूजा जी हैं। ममता जी ने अपनी तरफ से कांग्रेस को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तृणमूल का ये बिखराव कांग्रेस को आनंदित कर रहा है या कांग्रेस को परेशान, यह तो जसूजा जी से समझेंगे। बड़े दिल के साथ में ममता जी सोनिया जी से गले मिल रही थी। ये गले क्यों मिल रही थी, इसे जसूजा जी ही बताएंगे। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी भी जुड़ चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस के सुधीर प्रवक्ता हैं। हमें जानने में दिलचस्पी है कि कौन सी तृणमूल के साथ है अब सुमित जी। और साथ ही हमारे साथ ऐसी राजनीतिक परिस्थितियों पर टिप्पणी करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी, आप सभी का स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत रजत जी से करते हैं। क्या रजत जी, बिखरते हुए अपने सहयोगियों के बीच आज आपने गठबंधन की एकता का संदेश देने की कोशिश की, क्या निकला आज के गठबंधन में? हालांकि इस गठबंधन के तमाम घटक दल राहुल जी के सम्मान में क्या क्या कहते हैं, उसके पोस्टर सड़कों पर काफी मेहनत से लगाए थे कुछ लोगों ने। थोड़ा रोशनी दीजिए जसूजा जी आज की बैठक के संदर्भ में। हिमांशु जी, जो आज की बैठक है उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे 5 मुद्दे आपने इस बात पे आपने टीवी चैनल से लोगों को बताया। इन सब चीजों में एक बहुत महत्वपूर्ण इशू जो का और सीबीएसई का जो पेपर लीक से जांच हुई, उसमें जो गलतियां देश के सामने आई हैं वो लोगों आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं। दूसरा जो महत्वपूर्ण इशू इस बार जो आज के बैठक में हुआ है वो एसआईआर में किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भाजपा को मदद करने का काम करती है। तीसरा, आज जो महंगाई पे आप आज की ही रिपोर्ट देख लीजिए कि किसानों को पिछले साल के मुकाबले इस साल 9,000 रुपए प्रति एकड़ महंगा उसको खेत में काम करने के लिए। तो एक प्रकार से महंगाई पे एक बड़ा इशू, सीबीएसई नीट पेपर लीक पे एक बड़ा इशू, इन सब चीजों को लेके आज इंडिया ब्लॉक गठबंधन की बैठक हुई थी और उसमें लगभग सभी दल शामिल हुए थे। जहां तक आप टीएमसी की बात करते हैं, मैं तो बहुत जिम्मेदारी और बहुत संजीदगी से कहता हूं कि जितने भी अलोकतांत्रिक काम इस देश में होते हैं उसका लीड जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। रोज सुबह उठ के विपक्ष के नेताओं को गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता करते हैं, और लेकिन दूसरे दिन तीसरे दिन धीरे धीरे ऑपरेशन लोटस को ये लोग बढ़ावा देने का काम करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम करते हैं, और उसके बाद किस तरीके से जिन लोगों को वो भ्रष्टाचार के लिए गालियां देते हैं उनको भाजपा में शामिल कर लेते हैं। मैं तो आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूं हिमांशु जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो पितृ संगठन है आरएसएस, उन लोगों के पास कोई मतलब नहीं है? उन लोगों के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें जो लोग इकट्ठे होते हैं वो लोग सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं? तो जो लोग दूसरी पार्टी से इन भारतीय जनता पार्टी में आते हैं वो लोग सत्ता को चखेंगे, वो लोग मलाई को चखेंगे सत्ता की, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दरी उठाएंगे, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं सिर्फ डंडा उठाएंगे और यही काम करेंगे। तो मेरा तो आपके माध्यम से सीधा सीधा कहना है, और मैं तो आज जो टीएमसी में हो रहा है उससे आश्चर्यचकित नहीं हूं। हम रोज सुबह उठते हैं, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग पार्टीज को, विपक्ष को खत्म करने का काम जो प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कितना भी कर ले। आप तो देख ही रहे हैं किस तरीके से नीट और सीबीएसई के पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं कर रहे हैं। क्यों रिजाइन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा तो फिर अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, जो मणिपुर में हो रहा है, जो एस जयशंकर को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि फॉरेन पॉलिसीज चौपट हो चुकी है। तो सारे जो मंत्री हैं जो अपना काम नहीं कर रहे हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, और इसके बाद क्या होगा? प्रधानमंत्री को झोला उठा के जाना पड़ेगा, चूंकि वो इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि वो देश के 17 लाख जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बारे में सोचते नहीं है। जो लोग इतने अभी पिछले 5 साल में लगभग 95 से ज्यादा छात्र सुसाइड कर लिए, उनके बारे में वो उनके सवालों से जसूजा जी जरा 2-3 सवाल करता हूं। आपने इतनी लंबी चौड़ी बात की, आपने कहा कि ये भाजपा कर क्या रही है, ऑपरेशन लोटस चला रही है, इस तरीके का काम कर रही है, और आप क्या कर रहे हैं? क्या किया आपने तमिलनाडु में? आज डीएमके बैठक में शामिल नहीं हुई, सत्ता बदली, आपने अपना स्टैंड बदल लिया। जिस डीएमके के साथ इतने सालों से आप थे, टीवी के सत्ता में आई, सत्ता के साथ आप चिपक गए। भाजपा से आपको शिकायत है? तमिलनाडु में जो डीएमके के साथ कांग्रेस ने किया उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? आपने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की, प्रधानमंत्री इनकॉम्पिटेंट है। एक इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी सरकार बनाने में सफल हुई। ये राहुल गांधी कितने कॉम्पिटेंट है जो एक इनकॉम्पिटेंट व्यक्ति के मुकाबले में अपनी पार्टी को 100 सीटें भी नहीं जिता पाते हैं? तो जरा दोनों विषयों पर आपकी टिप्पणी आए तो फिर जाके हम रत्नाकर सिंह जी के पास जाएं आपके सवालों के संदर्भ में बात करना। मैं तो आज की इश्यूज पे बात कर रहा था हिमांशु जी। आप देश भर में कहीं भी चले जाइए, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस हैं, और इससे पहले जब नीट का पेपर लीक हुआ था उनको आप ही के प्रदेश में, हमारे प्रदेश में मुख्य सचिव बना के बैठाए हैं, और अभी क्या किए? उस ब्यूरोक्रेट को हटा दिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? मैं तो बार बार कह रहा हूं उस बात को।
तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु पे आपने कहा, तो मैं तो तमिलनाडु में हम लोग इसलिए कि जो अलोकतांत्रिक लोग हैं, जो लोग भारतीय जनता पार्टी के सहायता से वहां पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो लोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, हम लोग उनको रोकने के लिए ऐसा उनके साथ गठबंधन किए हैं। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि अगर इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से भागेगी तो आने वाले समय में उनको विपक्ष में जाना पड़ेगा, मोदी जी को झोला उठा के जाना पड़ेगा। तो रजत जी ने बताया कि वो भाजपा को रोकने के लिए हमने डीएमके को छोड़ दिया और टीवीके के साथ हो गए। आपके इस त्याग के लिए कब नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया जाए, ये हम जानना चाहेंगे जब हम सुमित मेहरोत्रा जी के साथ होंगे। पर अभी सुमित मेहरोत्रा जी के पास ये जानने के लिए चलते हैं कि आपके साथ हो क्या रहा है और कांग्रेस आपको इतना क्यों भाने लगी। जिस कांग्रेस ने यह बताया था पश्चिम बंगाल में अराजकता की सारी हदें ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार पार कर चुकी है। अभी टीएमसी के जितने सांसद भाजपा की ओर आतुरता भरी निगाहों के साथ दिख रहे हैं, वो कमोबेश वही भाषा बोल रहे हैं जो अधीर रंजन चौधरी बोला करते थे, कांग्रेस के तमाम नेता बोला करते थे। पर हमने देखा कि आज उसी कांग्रेस के काफी गले मिल रही थी ममता जी। थोड़ा बताओ ना सुमित जी, हो क्या रहा है आपके साथ? देखिए हिमांशु भाई, ये कोई नया चीज तो हो नहीं रहा है बंगाल में। इसके लिए तो हम लोगों ने देखा होगा, महाराष्ट्र देखा है। इस तरीके से महाराष्ट्र में लोटस का वो गेव करा, इन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम करा। एक पार्टी को तोड़ के 3-4 पार्टियां बनवाना, सीबीआईडी लगा करके, ये फाइल वो फाइल। और एक तो हमने देखा कि अजीत पवार था, जो दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपने मरने से कुछ दिन पहले एक चीजें कही थी कि साहब मैं तो 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज हूं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के संग में हूं। तो मुझे नहीं लगता आज जिस तरीके से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सीबीआईडी के माध्यम से पार्टियों को तोड़ने का काम करेगी। आप चुनाव लड़ रहे हैं अपने, ठीक है, चुनाव जीत गया बंगाल में, पर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है आपको कि विपक्ष को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं आप, कि विपक्ष रहे ना। हिमांशु भाई, इनकी ये पॉलिसी है कि विपक्ष रहे ना, विपक्ष रहेगा हमसे सवाल पूछेगा। जिस तरीके से आज युवा बेरोजगार होता चला जा रहा है, युवा को शिक्षा नहीं मिल रही है, युवा को नौकरी नहीं मिलेगी, युवा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो सवाल करेगा नहीं। इनका यही है। नीट में जिस तरीके से 22 लाख बच्चे फेल कर दिए गए। अरे सुमित जी, नीट पर तो बात करने के लिए हमारे साथ में रजत जी थे, आप तो अपनी हालत पर बात करो। मतलब महीने भर नहीं हुआ आपको हारे हुए, लोग ऐसे भाग रहे हैं आपसे कि जाने कितने इंतजार में थे। और जनता के स्तर पर भी आपके नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, उसके संदर्भ में आप क्या कहते हो? कोई साड़ियों के पीछे छुप रहा है, कोई जंगल जंगल भाग रहा है। किए क्या भाई आप लोग, जो ऐसी हालत हो गई? और आपके अपने लोग, वो काकोली गोई बोली मैं 4 दशक तक ममता जी के साथ रही, बहुत हो गया। तो थोड़ा बताओ तो सुमित जी, हो क्या रहा है आपके साथ? ये काकोली घोष वही है जो शुभेंदु अधिकारी के संग में कैश कार्ड में फंसी थी। इनका भी कैश कार्ड में नाम था, ये वही काकोली घोष है। मैं कहना चाहूंगा भाई, तो इसमें कोई वो नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप चले गए, बहुत अच्छी बात है। 2029 के लिए हम नए लोगों को लेकर के आएंगे, नए लोगों को चुनाव लड़ेंगे। गंदगी जितनी सफा हो जाए बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई वो नहीं। यही हाल कांग्रेस में हुआ था, कांग्रेस में लोग चलेगा, अब कांग्रेस में फिर से लोग वापसी कर रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको नाम बता दे रहा हूं, कहेंगे तो आप जी। मध्य प्रदेश से एक बड़े नेता है, उनकी भी घर वापसी होने वाली है बहुत जल्दी। नाम अगर आप कहेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। नहीं, एक बार बताओ सुमित जी, ये मध्य प्रदेश और बाकी नेताओं को छोड़ो, ये ममता बनर्जी भी जो है कांग्रेस से ही बाहर निकली थी, कब वापस आ रही है कांग्रेस में? नहीं, बिल्कुल है। नहीं, कांग्रेस के संग में मिलकर चुनाव लड़ेंगे ना, इंडिया अलायंस में मिलकर के चुनाव लड़ेंगे 2029 का, 2027 का। 2027 के लिए, 2029 के लिए इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात हो रही है। अभी तो 23 पार्टियां, अभी तो और आपका इतिहास तो बहुत ही खराब है।
आपने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, आपको अकेले बहुमत मिल गया तो कांग्रेस को आपने अंगूठा दिखा दिया था। हम भूले थोड़े 2011 कि आपने क्या किया था कांग्रेस के साथ, आप भूल गए होंगे, हम थोड़े भूले। लड़े चुनाव साथ में थे, बहुमत आ गया तो सत्ता में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं हुए थे आप कांग्रेस को। आज जब आपकी हालत इतनी बुरी हो रखी है, आपके अपने साथ नहीं रहे, तो बड़ा कांग्रेस कांग्रेस याद आ रही है आपको। तो कांग्रेस में क्यों नहीं आ जाते सुमित जी? कांग्रेस वाली बात नहीं, देखिए जब पार्टी इतनी है कुछ खत्म तो होगी नहीं कि ममता बनर्जी का नाम खत्म हो गया, या महाराष्ट्र में आप देखिए जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने खत्म कर रखा, उद्धव ठाकरे खत्म हो गए कोई पार्टी का। पर जो लोग चले गए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए, आज वो भारतीय जनता पार्टी बताई, इन्होंने कहा कि हम किसी विपक्ष के नेताओं को नहीं लेते, हम भ्रष्टाचारियों को नहीं लेते। बड़ी ईमानदार पार्टी है साहब। मैं तो चाहूंगा कि आप इतनी ईमानदार पार्टी को इनाम दे दें। पूरे देश की ईमानदार पार्टी है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं, फाइल किसी की नहीं खुलेगी। आप भ्रष्टाचारी हो, कितने ही बड़े गुंडे माफिया हो, आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपकी तो मतलब मैं रत्नाकर जी के पास जाऊं उससे पहले सुमित जी मान रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ जो नेता थे वो भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने सारे गलत काम किए हुए थे, पर हमारे साथ थे, चाहे वो काकोली घोष थी। आप तो ना ये सब भ्रष्टाचारी लोग हैं। हिमांशु भाई देश के प्रधानमंत्री ने बंगाल के नवनिर्वाचित सीएम के ऊपर आरोप लगाया था, हमने तो नहीं लगाया था ना भ्रष्टाचार का कहीं। अरे भाई, उन्होंने जो किया था वो तो छोड़ो, हम तो अभी आपसे पूछ रहे हैं, आपके अनुसार काकोली घोष भ्रष्टाचारी है ना? शुभेंदु अधिकारी भ्रष्टाचारी है ना? पहले तो आप इसका उत्तर दो। या आपका कहना है कि नहीं नहीं वो आरोप गलत थे, ये लोग भ्रष्टाचारी नहीं थे? थोड़ा पता तो चले ना कि टीएमसी अपने पूर्ववर्ती नेताओं के विषय में क्या सोचती है। अंशु भाई ये चीज पता तो लगी कि हाँ, जिन लोगों को हमने हमारे नाम पे जीते, मैं आज कहना चाहता हूँ काकोली घोष चुनाव लड़के देख लें अपने नाम पे। अरे भैया, शुभेंदु अधिकारी अपने नाम पे लड़े, जिन ममता के नाम की माला जपते हो 2-2 बार निपटा दिए। नंदीग्राम में निपटा, इस बार भवानीपुर में भी तसल्ली से 2 जगह से चुनाव लड़ते हुए शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को जैसी शिकस्त दी, इसके बाद काकोली घोष के लिए काहे को बोल रहे हो आप? ममता जी ही नहीं टिकी शुभेंदु की आंधी के आगे। तो हिमांशु भाई शुभेंदु अधिकारी को चुनाव आयोग ने जिताया है। कब? मेहरबानी अधिकारी के ऊपर चुनाव आयोग ने करी है, और देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भी चुनाव आयोग ने करी है। अच्छा, एक मिनट सुमित जी, तो 2026 में तो शुभेंदु अधिकारी को चुनाव आयोग ने जिताया, अच्छी बात है। कि 2021 में नंदीग्राम में किसने जिताया था? तब भी चुनाव आयोग ने जिताया था, जब आपकी 207 सीटें आई थी। हिमांशु भाई मैंने आपसे फिर कहा, अगर इतना ही है भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के, अपना अलग होकर के चुनाव लड़ लीजिए शुभेंदु अधिकारी को, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। जरा मुद्दे पर रहिए आप, ऐसे दाएं बाएं मत होइए, ऐसा कर ले वैसा कर ले। भाई आपने अभी की जीत के संदर्भ में तो कह दिया ये तो चुनाव आयोग ने जिताया शुभेंदु अधिकारी को, अच्छी बात है। पर 2021 में भी हमारी जानकारी के अनुसार ममता बनर्जी को नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव हराया था। वो भी चुनाव आयोग ने हरवाया था क्या? जब चुनाव आयोग ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हरवाया था, तो फिर जाके ममता जी की तृणमूल कांग्रेस को 207 सीटें चुनाव आयोग ने क्यों दिलवाई थी? थोड़ा पता चल जाए ना, हमें जानकारी में इजाफा हो जाता है हमारी। बिल्कुल आपकी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल सबको होनी चाहिए कि जिस तरीके से आपने देखा होगा 2014 के बाद से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना मेहरबान है। हर प्रदेश में कोई ऐसा प्रदेश हो आप बताइए, 18 प्रदेश। तो बताओ ना आप, 2021 में शुभेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी से चुनाव जीते, मुख्यमंत्री रहते हुए ममता बनर्जी चुनाव हारी, तब तृणमूल कांग्रेस इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर पाई? सुमित जी। देखिए हिमांशु भाई, जिस तरीके से चुनाव में कह रहा हूं ना कि चुनाव आयोग की गड़बड़ी की वजह से ही हम चुनाव हाथों में आ रहे थे, सीटें आई थी। हम तो आज भी कहते हैं, आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं ना, अगर इतना ही है तो ईवीएम हटा करके बैलेट से चुनाव करा लीजिए। आप करा लीजिए चुनाव। अगर बैलेट से हार गए तो हाथ उठवा के करा लीजिए, ये तो कोई मायने नहीं हुए। पर फिर भी हम रत्नाकर सिंह जी अब आपके पास आते हैं और जानना चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ में जो कुछ आप करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों अपने नेताओं पे आपका भरोसा नहीं है, जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ इतनी ललचाई निगाहों से आप देख रहे हो? साफ दिखाई दे रहा है कि सब कुछ आपका किया धरा है।
शुभेंदु अधिकारी कोलकाता छोड़ के दिल्ली में घूम रहे हैं, इस सांसद के घर उस सांसद के घर। क्या डर है? ममता बनर्जी फिर से आंधी तूफान ना हो जाए, अभी से डर सता रहा है। निश्चित रूप से देखिए, आपने जो कहा कि ये सब आपका किया धराया है, मैं आपको कह दूं हिमांशु जी कि बिल्कुल हमने टीएमसी को हरा के पश्चिम बंगाल में जो जीत हासिल की है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को पूरा करने के लिए जिस तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने अपार समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है, लोगों को समझ में आ गया है कि कौन सी पार्टी जो है वो देश हित के लिए नहीं, खड़ी रत्नाकर जी, मामला इतना सरल नहीं है। 27 लाख मतदाताओं को मताधिकार से रोककर जो जीत हासिल हुई है, उन 27 लाख लोगों के संदर्भ में ये कहा गया है कि अगर आप पात्र हैं अगली बार चुनाव में वोट दे लेना। यह आंकड़ा ध्यान में रहे आपके, अपनी दलीलों के बीच में 27 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके मताधिकार के संदर्भ में फैसला नहीं हो सका और फिर भी चुनाव करा दिया गया। रत्नाकर जी। बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए जो 27 लाख की बात की जा रही है, मैं उसके ऊपर अपना स्पष्टीकरण दे दूं। चुनाव आयोग ने जो एसआईआर प्रक्रिया लोगों के नाम नहीं जो इंक्लूड हुए, उसके लिए भी चुनाव आयोग ने समय दिया। उस समय तिथि के अनुसार लोगों ने अपनी करेक्शन नहीं कराया, अपने नाम का फिर से उसमें समावेश नहीं कराया। तो एक हर चीज का एक टाइमलाइन होता है। आप भी जानते हैं कि ट्रेन जो है एक टाइम के बाद वो चली जाती है, उसके बाद आप आएंगे तो निश्चित रूप से ट्रेन छूट जाएगी और आपको अगली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी या दूसरे दिन की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। उसी तरह से कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की परिस्थिति हुई है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी जो है वो इस चीज को बयां करती है। मैं आना चाहता हूं हिमांशु जी, अभी रजत जी ने जो बात कही है और जो सुमित जी ने बात कही है, उन बातों पे आना चाहता हूं। थोड़ा सा मुझे देखिए, हमारे एआईसीसी के जो प्रवक्ता हैं रजत जसूजा जी, इन्होंने कहा कि पीएम इनकॉम्पिटेंट हैं। भैया, अगर पीएम इनकॉम्पिटेंट है तो हम 22 राज्यों में चुनाव जीते हैं और आने वाले चुनाव और आने वाले राज्यों में भी जो चुनाव होंगे उसमें भी हम अपने आप को कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हम उसमें भी जीत हासिल करेंगे। तो ये कॉम्पिटेंसी है कि इनकॉम्पिटेंसी है, ये जनता डिसाइड करती है। और यदि आप इतने कॉम्पिटेंट हैं या इंडी गठबंधन इतना कॉम्पिटेंट है, तो मुझे ये बता दे कि जो इंडी गठबंधन 3 साल पहले 37 दलों का हुआ करता था, वो आज 25 दलों में सिमट गया है। और इन 3 साल के दरमियान में जो इनके साथ जुड़ा उनका क्या हश्र हुआ, डीएमके का क्या हश्र हुआ, आम आदमी पार्टी का क्या हश्र हुआ, टीएमसी का क्या हश्र हुआ। तो भाई, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं तो आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो हारते क्यों चले जा रहे हैं और आप जो है आपके दलों की संख्या घटती क्यों चली जा रही है। तो ये जनता डिसाइड करेगी, आपके कहने मात्र से महज ये नहीं हो पाता है। और जनता जानती है, जनता जानती है कि ये इंडी गठबंधन के लोग जो हैं ये अवसरवादी हैं। और आपने भी अभी हिमांशु जी इस बात का जिक्र किया कि जिस पार्टी को केरल में कांग्रेस पार्टी कहती है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उस पार्टी के साथ आप पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ते हैं। तो ये जनता की समझ से परे है क्या? जनता नहीं समझती है कि आप अवसरवादिता की राजनीति करते हैं। जिस डीएमके के साथ 20 साल तक आप गठबंधन में थे और सत्ता उनके हाथ से फिसली टीवीके के पास गई, आप तुरंत जो है पाला बदल के टीवीके के पास आ गए। तो जनता यह समझती है कि सत्ता का लालच किसको है और सत्ताधारी कौन बनना चाहता है और उसके लिए क्या क्या कृत्य किए जा सकते हैं, वो सब करते हैं। और जनता ने जवाब भी दिया है बराबर समय समय पे। और आज की जो मीटिंग हुई है हिमांशु जी, सारे लोगों को आप देखिए, सब दगे हुए कारतूस हैं। उनके अंदर वो शक्ति नहीं रह गई है कि वो अपने निशाने को भेद सके, क्योंकि जनता की अदालत में ये जब जब गए हैं तब तब जनता ने इनको दरकिनार किया है। और दरकिनार इस बेसिस पे किया है कि आप एक जगह संयुक्त रूप से लड़ते हैं, दूसरे जगह जो है आप अलग अलग लड़ते हैं। तो आपकी कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका था, कोई एजेंडा ऐसा था जिससे कि आप जो है लड़ सके। राधा भाई, थोड़ा मैं अपने सवाल लेकर आपसे बात करता हूं। बोले ये दगे हुए कारतूस हैं, इनमें दम नहीं है जिन लोगों को आपने देखा। पर देखो,
ये लोग इकट्ठे हुए ना, तो जो 3 दशक के बाद स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में आप सफल हुए थे, 10 साल बाद उसमें विफल हो गए आप। ये इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया और 2024 के चुनाव में आपका 400 पार का नारा ही रह गया, आंकड़ा केवल 240 रह गया। अब आप गठबंधन की सरकार चलाने के लिए बाध्य हुए। एक, अब वो इंडिया गठबंधन वापस इकट्ठा होता हुआ दिख रहा है। 2 साल बाद साथ बैठे, क्योंकि जितने क्षेत्रीय दल हैं सब ठीक तसल्ली से पिट चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये आपके लिए नई चुनौती बन रहा है? क्योंकि कांग्रेस और वाकई नेतृत्व करने की स्थिति में आ रही है रत्नाकर जी। कोई उससे पहले ममता बनर्जी अपने दम में, ठाकरे जी अपने दम में, पवार जी अपने दम में, आम आदमी पार्टी अपने दम में, पर अब लगभग सबका दमखम निकाल दिया है। कुछ आपकी मेहनत ने, कुछ हालात ने। तो आपसे जानना यह है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल एक बार फिर विपक्षी एकता की धुरी बनता हुआ दिखाई दिया। रत्नाकर जी, इस गठबंधन ने आपको 240 पर लाया है। अपने भविष्य को लेकर कुछ चिंता सता रही है या एसआईआर पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया? देखिए हिमांशु जी, ये जितने लोग बैठे हैं और एकजुटता का जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, सबको पता है कि जब चुनाव में इनकी एकजुटता रहनी चाहिए उस समय एकजुटता रह नहीं पाती है और मंच पे आकर ये एकजुटता दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ बयान जो है मैं आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ, जो इन्हीं के लोग जो बैठे हैं वहां पे एक दूसरे के लिए किस तरह से इन्होंने। अरे रत्नाकर जी, ये मत सुनाओ। अभी सुनाओगे तो हम बता देंगे नीतीश जी के लिए माननीय मोदी जी या अमित शाह जी क्या बोले। हम आपको सुनवा देंगे चंद्रबाबू नायडू के सम्मान में मोदी जी के के लिए क्या बोले। तो ये जान किस दिए, इसकी लंबी फेहरिस्त हमारे पास भी है। अभी आपसे मूल मुद्दे पर हैं कि वापस विपक्षी दल एकजुट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपने संकट इतना बड़ा खड़ा कर दिया है। आपके द्वारा पैदा किया गया संकट भविष्य में आपके लिए संकट तो नहीं हो जाएगा, पहला सवाल। दूसरा, जिस मुद्दे को लेकर आज बात की गई है, नीट और सीबीएसई एग्जाम, आप सफलता के जितने भी शिखर पर हों, पर इन 2 मुद्दों पर विफलता तो आपके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। सीबीएसई के संदर्भ में 17 साल का बच्चा आपको बेनकाब कर दिया। नीट के संदर्भ में विफलता आपके सामने है, पेपर आउट हो गया लगातार दूसरी बार, आपको एग्जाम जो है दोबारा से कराना पड़ रहा है। इस विफलता के लिए अपनी जिम्मेदारी मानते हो, अपनी गलती मानते हो? कम से कम इस मामले में आप इनकॉम्पिटेंट है या आप मानते हो? ये सवाल है। रत्नाकर जी का उत्तर मिले तो फिर मैं अजय जी के पास चलूं। पहली बार आपने जो पूछा था वो था कि क्या हमें आगे इस इंडिया गठबंधन से कोई डर है कि नहीं है, क्योंकि ये एकत्रित फिर से हो। देखिए हिमांशु जी, इन्होंने जिस दमखम के साथ लोकसभा चुनाव के पहले भी बहुत सारी चीजों को किया है, बहुत बार मीटिंग किया, बहुत सारे स्ट्रेटेजी बनाए, 1 to 1 लड़ाई लड़ने की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा चुनाव में वो सारे इनके जितने भी महारथी थे सब ध्वस्त हो गए। और उसके बाद ये हुआ कि ये लगातार कमजोर होते गए, 37 से ये आज 25 पे आ गए। और ये साफ स्पष्ट दिख रहा है कि जो एकता दिखाने की ये यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, उस इंडी गठबंधन की कोई एकता बची ही नहीं है। इनका कोई संयोजक ही नहीं है, इनका कोई दूल्हा ही नहीं है, कोई लीडर ही नहीं है जो इसको लीड कर सके। अब राहुल गांधी के ऊपर जबरदस्ती ये लोग ताज पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। और राहुल गांधी के लिए ममता बनर्जी ने क्या कहा था, राहुल गांधी के लिए शरद पवार ने क्या कहा था, राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव ने क्या कहा था। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में दर्शाती है ना कि कहीं इनके नेतृत्व विहीन है ये इंडी गठबंधन, कोई संयोजक ही नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो इनका जो एजेंडा है अभी लेकर के आए हैं कि हर 2 महीने बाद हम मीटिंग करेंगे। अरे भाई रोज करो ना आप मीटिंग, अभी तो आप दगे हुए कारतूस हो, कोई नहीं पूछ रहा है आपको। अच्छा एक बार बताओ, ये इंडिया का कोई गठबंधन का तो कोई संयोजक नहीं है, एनडीए का संयोजक कौन है? देखिए हम संयोजक यूपीए गवर्नमेंट में जब ही इनका इंडिया गठबंधन था उस समय यूपीए था, एक संयोजक हुआ करता था जो सारे। अरे मैंने आपसे एक सीधा सा सवाल किया है, वो एनडीए का संयोजक कौन है? गठबंधन में हमारे सभी लोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी, इतना कठिन सवाल तो नहीं था मेरा कि आप दाएं बाएं हो गए। मैंने तो एक मासूम सा सवाल किया था भाई। इंडिया गठबंधन का तो कोई संयोजक नहीं है, पर सामने तो एनडीए है, एनडीए की सरकार है। एनडीए गठबंधन का संयोजक कौन है? और वो संयोजक नरेंद्र मोदी जी नहीं है। बिल्कुल, मैंने अभी आपको कहा कि हमारे यहाँ पे एनडीए में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी पार्टियां एकजुट है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारी पार्टियां यह जानती है कि उनका जो विजन है उसको हमको सफल बनाने के लिए क्या करना है। और हमारे यहाँ कोई विवाद वाली बात ही नहीं है। चलिए, ये तो हो गया। थोड़ा सा नीट और सीबीएसई पे कुछ कहना चाहेंगे आप? फिर मैं अजय जी के पास चलूं। अगर आपके पास में कोई तर्क हो, कोई दलील हो, कुछ कहने की ख्वाहिश हो। फिर से रिपीट करिए एक बार। मैंने कहा नीट और सीबीएसई के संदर्भ में आपके पास कुछ कहने के लिए हो, कोई दलील हो, कोई तर्क हो, कोई स्पष्टता हो जिसे आप साझा करना चाहें, या आप पास कर देना चाहेंगे तो आप अजय जी के पास चले जाए। हिमांशु जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संजीदा है जो यह पेपर लीक हुआ है। और इस संजीदगी में आप देखिए, हमने पिछली बार भी जो हुआ था उसमें एक कमेटी, रंगनाथन कमेटी बनाई थी। उसमें जितने भी सुझाव आए थे मैक्सिमम सुझावों को हमने अप्लाई किया था। इस बार भी हमने यही कहा कि छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा और हमने जो भी कल्प्रिट रहेगा उसको उचित सजा मिलेगी। और जो लूप होल है उन लूप होल को जो है दुरुस्त करने का भी काम हमारी सरकार करेगी। निश्चित रूप से मैं आपके पब्लिक फोरम पे ये कहता हूं, कहीं ना कहीं जो छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन हमारी सरकार बैठी है उन छात्रों को न्याय दिलाने के लिए और अगली बार इंश्योर करने के लिए कि इस तरह की त्रुटि नहीं होगी। आपके रहते हुए तो अन्याय हो रहा है, तो आप न्याय दिलाने के लिए कैसे बैठे हो? अरे हम उनको फेयर जो है एग्जामिनेशन कराएंगे। रत्नाकर जी, आपने तो बताया कि पिछली बार समिति ने सिफारिशें दी थी, आपने उन्हें एग्जीक्यूट भी कर दिया, फिर भी आप करा नहीं पाए। रत्नाकर जी, ये कॉम्पिटेंस है या नॉन कॉम्पिटेंस है? बस इतना का उत्तर और मिल जाए। एक बार अपना करिएगा हिमांशु जी, मुझे सुन नहीं पा रहा हूं। नहीं, कोई बात नहीं, मैं जितनी बार कहेंगे उतनी बार रिपीट करूंगा। मैंने कहा कि आपने हमें बताया कि पिछली बार कमेटी ने सिफारिशें की थी, हमने उन्हें एग्जीक्यूट किया अधिकतम, तो फिर भी पेपर लीक हो गया। सीबीएसई के संदर्भ में मार्किंग सही नहीं हुई, सामने आ गया। तो इसको हम कॉम्पिटेंस के रूप में देखें आपके, या इनकॉम्पिटेंस के रूप में देखें? बस इतना सा सवाल है। सुन पाया आप या फिर से रिपीट करूं? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सुन पाया। मैं आपको एक छोटा सा जवाब देना चाहता हूं जी। इस सरकार जो है वो प्रक्रिया, जो प्रोटोकॉल होता है उस प्रोटोकॉल के तहत वो एग्जामिनेशन कराती है। लेकिन जब पेपर सेट करने वाले लोग ही पेपर जब लीक कर दे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह आत्मचिंतन का विषय है उन टीचरों के लिए जो इस तरह का कृत्य करते हैं और समाज में एक इस तरह का मैसेज देने का काम करते हैं कि लालच और करप्शन के आगे हर चीज। 4 लोगों को हमने अरेस्ट किया, उनको जो भी उन्होंने पेपर लीक का काम किया। लेकिन ये इससे सबक लेते हुए हमने आगे जो एग्जामिनेशन है उसको किस तरह से फुल प्रूफ कराना है, ये भी हमने उस पे काम करने का कार्य किया है। तो पिछली बार तो आपने सबक लिया था, पर फिर भी आप करा कहां पाए? नहीं, पिछली बार शपथ लिया था और पिछली बार हमने जो भी कमेटी की रिपोर्ट आई थी उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे हमने बहुत सारी चीजें की। वो कमेटी ही कॉम्पिटेंट नहीं थी, वो ढंग के सुझाव ही नहीं दी, तो इसलिए मामला नहीं हुआ। समझ पाए रत्नाकर जी? ठीक है, अब की बार आप बेहतर कर पाएंगे, शुभकामनाएं हमारी। पर मैं अजय जी आपके पास आता हूं और जानना चाहता हूं, जिस समय पर आज तमाम विपक्षी दल एकता का संदेश देने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इकट्ठे हुए, उसी समय गठबंधन का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल बिखरता हुआ दिखाई दिया। क्या कहते हो अजय जी? कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक संवैधानिक लोकतंत्र में रहते हैं और उसमें कोई लड़ता है, किसी दल के सिंबल पे लड़ता है, जनता उसके आधार पर वोट देती है। वो बीजेपी के खिलाफ लड़के, ये लोग जितने सांसद बने थे, विधायक बने थे, ये बीजेपी के खिलाफ लड़के आए। जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था।
और यदि वोट दिया था तो निश्चित रूप से ये नैतिक भी जिम्मेदारी है, ये संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, और इसीलिए शायद ये व्यवस्थाएं की गई थी कि आप इस तरह से दल बदल नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सब फेल हो रहा है, क्योंकि जब सरकार ही उसमें शामिल हो, उस पाप में जो संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करने और उसकी मूल भावना को खत्म करने में हो, तो फिर मतलब ये है कि भारत में सारा संवैधानिक सिस्टम, लोकतंत्र कोलैप्स कर गया है। ये इस बात का संदेश है। तो ये पहली बात, ये एक देश के लिए कलंक है। दूसरा, इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी कलंक है कि ये सब कुछ हो रहा है और वो देख रहे हैं, बिल्कुल धृतराष्ट्र बन गए हैं। तो ये भी अपने आप में शर्मनाक है कि इन हालात के बाद में यदि हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगी ये संवैधानिक संस्थाएं, तो फिर बोलेगा कौन? अच्छा, एक बात बताओ अजय जी, ये शर्मनाक है, आपने ये बात कही, और जो बात कही वो दिल्ली के संदर्भ में आपने कही, टीएमसी के संदर्भ में कही, और आपने बताया कि ये सब भाजपा के खिलाफ लड़कर चुनाव जीते थे और अब ऐसा कर रहे हैं। पर तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, टीवीके ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था। परिणाम आने के बाद कांग्रेस टीवीके के साथ गले मिलकर सरकार का हिस्सा बन गई। ये कितना शर्मनाक है? ये उतना ही शर्मनाक है ना जितना शर्मनाक ये है? नहीं है। पूछिए क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं थी, बाहर से थी, गठबंधन था, लेकिन वो उस सरकार का हिस्सा नहीं थी, सबसे बड़ी बात। और टीवी के जो है वो सेकुलर और उन्हीं मूल्यों पर लड़ रही थी जो कांग्रेस के मूल्य हैं। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी अनैतिक है। और अच्छा, और तो फिर डीएमके कांग्रेस से अलग होकर अलग बैठना चाह रही है, फिर वो अनैतिक है? सुन लीजिए, जनता का जो जनादेश था, वो जनादेश उस सेकुलर के ही साथ था, और जिसने उसे रिजेक्ट किया था निश्चित रूप से उसे हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी। जो सिस्टम बनाया जा रहा था कि एक विधायक बीजेपी कैसे अपने तमाम तंत्र के जरिए वो वहां की सरकार पर कब्जा करना चाहती थी, ऐसी स्थिति में लोकतंत्र बचाने के लिए उस जगह जरूरी था। उसने कोई सत्ता, अपनी सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस ने नहीं किया, ना ही उसका खेल इस तरह से था। तो इसलिए बेहतर तौर पर समझिए। नहीं, इतना सरल मामला नहीं है। अगर लोकतंत्र बचाने के लिए था तो कांग्रेस ने बाहर से समर्थन क्यों नहीं दिया? सत्ता में हिस्सेदारी क्यों ले ली? मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ही यह ऑफर किया कि सत्ता अब हम जो है इस तरह से करेंगे कि जो बेहतर कांग्रेस के सारे गठबंधन की स्थिति में हम वो गठबंधन बनाएंगे जो आगे भविष्य तक इन चीजों को लेकर के हो कि वो सेकुलर ताकतें हर जगह बढ़े, इसलिए आप साथ आइए। इसीलिए तुरंत वो सरकार में शामिल नहीं हुए थे। उनके कहने के बाद में दोबारा शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद वो शामिल हुए। तो यह अपने आप में संदेश है कि सत्ता की बात नहीं थी, बात उसको बचाने की थी, पहली बात। अब मैं दूसरी बात बताऊं। यदि आप देखिए, इतिहास गवाह है कि जिस समाजवादी पार्टी, जिस दूसरे और दलों को आज ये दगे हुए कारतूस कह रहे हैं, तो जब जनसंघ दगी हुई कारतूस होती थी, राम मनोहर लोहिया के आगे हाथ पांव जोड़ के उनके साथ सरकार में आके और दीनदयाल उपाध्याय के लिए मथुरा प्रचार कराने उनको लेके गए थे। यही वो वामपंथी भी साथ थे और समाजवादी भी साथ थे। तो यह इस बात का उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल संगठन है उसके लिए सत्ता महत्वपूर्ण है, उसके लिए कहीं पर भी कोई नीति महत्वपूर्ण नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप देखिए कि जो पंजाब है, पंजाब में सबसे उनका नैसर्गिक संगठन था जिसके साथ गठबंधन था वो अकाली दल। वो इनेलो जो हरियाणा में होता था उसको तोड़ा, फिर जेजेपी को लिया, जेजेपी को तोड़ा, और अब इसके बाद में यदि आप देखेंगे इसी तरीके से मुफ्ती, यदि इनका कोई नैतिक मूल्य होता सत्ता के अतिरिक्त तो मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ ये सरकार नहीं बनाते, लेकिन इन्होंने बनाई थी। इन्होंने उमर अब्दुल्ला के परिवार के साथ सरकार बनाई, और यही नहीं, इन्होंने सबसे पहली बार समाजवादी पार्टी के संस्थापक जो मुलायम सिंह यादव थे उनको विधायक भी इन्होंने बनवाया।
उन्हें जो है पहली बार मंत्री भी इन्होंने बनवाया, पहली बार मुख्यमंत्री भी इन्होंने बनवाया। तो ऐसी स्थिति में आप यह समझ लीजिए उसी बसपा के साथ इन्होंने गठबंधन करके उसकी बूते सरकार में आए और फिर उसी को तोड़ा। तो नैतिकता कहीं पर नहीं इनकी दिखाई देती है। नैतिकता की स्थिति तब होती कि आप अपने से विपरीत विचारधारा के साथ कभी नहीं खड़े होते, लेकिन ये खड़े हुए हैं सत्ता के लिए। यही ममता बनर्जी थी जो बंगाल लेके गई थी भाजपा को, पहला एमपी जितवाया था, पहला विधायक जितवाया था। और तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ममता की ही बदौलत हम उसमें हैं आज, जो यहां बंगाल में आज खड़े हो पा रहे हैं। और जब यह बात कही थी, आज उसी ममता बनर्जी को इन्होंने खत्म करने का सारा काम किया है। तो नैतिकता कहां है? अच्छा तो कांग्रेस को खत्म करने का काम जिस ममता बनर्जी ने किया, जिस सोनिया गांधी के नेतृत्व को खारिज किया ममता बनर्जी ने, उस ममता बनर्जी के साथ आज गले मिल रही है सोनिया गांधी, इसमें कौन सी नैतिकता है भाई? इसमें कौन सी बुराई? एक मिनट, यही मैं कह रहा हूं जी। यही है कि जब बुरा वक्त आया तो श्रीमती सोनिया गांधी ने उनको गले लगाया जी। उनको रोते में जब उनके बच्चे पर हमला हुआ अभिषेक पर, तब उन्होंने उनको फोन करके कहा यदि वहां इलाज नहीं मिल रहा है तो हम अच्छे इलाज करवाएंगे। ये नैतिकता कहती है। अच्छा ये नैतिकता है। थोड़ा रुकिए अजय जी, ये बताओ कि कांग्रेस तो ये बताती थी कि ममता बनर्जी ने तो अराजकता की सारी हदें पार कर दी पश्चिम बंगाल में। राहुल गांधी बताते थे कि इन्होंने बहुत ही खराब तरीके से सरकार चलाई है। तो जिसने जनता के साथ इतनी ज्यादतियां की, जिसने इतनी खराब सरकार चलाई, उसके समर्थन में कांग्रेस क्यों खड़ी हो गई? केवल इसलिए क्योंकि भाजपा से निपट नहीं पा रहे हम। एक मिनट गलत फहमी मत फैलाइए। सबसे बड़ी चीज ये है कि कांग्रेस ने उस साथ देने की बात कही उस जगह जहां उन सेकुलर मुद्दों को लेके आप लड़ेंगे। कांग्रेस ने उनके साथ कोई गठबंधन नहीं किया है। अच्छा मतलब मुस्लिम परिस्थिति को आप सेकुलर मानते हैं। हिंदुओं के संदर्भ में अगर बात की जाती है तो वो सांप्रदायिक हो जाती है, और मुस्लिम परिस्थिति जो है वो आपके अनुसार गैर सांप्रदायिक हो जाती है। मैं फिर क्या कह रहा हूं कि हिमांशु जी, जब कांग्रेस उनके साथ लड़ी थी उस समय तक उनका एक भी नेता भ्रष्टाचार के मामले में नहीं फंसा था। एक भी नेता किसी जो उस तरह से सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो सांप्रदायिकता की राजनीति करने आई, उनके साथ में कोई गठबंधन नहीं हो पाया दोनों का। यह आप बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। और यह काम भाजपा ने जरूर किया कि जिन्हें भ्रष्ट बता रही थी उन्हें ही अपनी पार्टी में लिया और लगातार ले रहे हैं। जितने भ्रष्ट पूरे देश तो में। अजय शुक्ला जी को मानना है कि जो भी कुछ गलत हो रहा है ना वो भाजपा के द्वारा हो रहा है। कांग्रेस तो बड़प्पन का परिचय दे रही है। तो मैं वापस चलता हूं रजत जी के पास, और रजत जी आपसे जानना चाहता हूं कि ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं इनकी पिटाई काफी तसल्ली से हो गई है। क्या मानते हैं कि भाजपा ने कम से कम एक एहसान तो आपके ऊपर कर ही दिया? ये जितने तुर्रम खां अपने आप को समझते थे स्थानीय ताकत के आधार पर, उन सब की ताकत ठीक से निकाल दी है। तो अब सब आपको नेता मानने के लिए तैयार हो गए। क्या कहते हो आप, भाजपा के आभारी हो कि नहीं इस बात के लिए? नहीं देखिए, नहीं हिमांशु जी, मैं आपके सवाल पे आऊं लेकिन उससे पहले जो रत्नाकर जी कह रहे थे कि जिस तरीके से वो टीएमसी और अन्य दलों के नेताओं को अपने साथ ले रहे हैं, तो मैं उनके लिए 2 लाइन कह देता हूं कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। जल्दी थी मीन्स सत्ता की जल्दी थी। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। यहाँ सब ज्ञानी हैं, कृपया ज्ञान ना दें। अब आप जो कह रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो कांग्रेस के लिए, मैं ये कहता हूं कि पूरे देश में जहां जहां पे अलोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता किया, यही ये लोग नीतीश कुमार के साथ करना चाहते थे और उनको दबाव में उनका इस्तीफा दिलाया। अब आप आ जाइए कि असम में वो किस तरीके से अन्य, उनके पास भारतीय जनता पार्टी के पास अपना कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं पे कोई विश्वास नहीं है, और वो लोग सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। सत्ता के लिए ईडी का दुरुपयोग करेंगे, सत्ता के लिए सीबीआई का दुरुपयोग करेंगे, सत्ता के लिए दूसरे दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में लेंगे, और ऐसी समय में एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इलेक्शन कमीशन सब कुछ चुप होके देखते रहती है। वेस्ट बंगाल में 27 लाख जो वोटर हैं उन लोगों को डाउटफुल वोटर बोल के उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया।
ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ना कि किसी के राइट को आप छीनने का काम कर रहे हो और उसके बाद इलेक्शन कमीशन बड़े आसानी से पल्ला झाड़ लेती है कि अभी वोट नहीं दोगे तो अगली बार वोट दे देना। ये तो दुर्भाग्य है देश का कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलोकतांत्रिक काम इस देश में खुल्लम खुल्ला कर रही है, अपने सत्ता में बने रहने के लिए कर रही है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको 2 बार 3 बार उस सवाल को उन रत्नाकर जी से पूछना पड़ा और उन्होंने कह दिया कि आवाज नहीं आ रही है। इससे क्या होता है? इससे जनता की आवाज दब जाती है। वो सीबीएसई के इशू को जब आप कह रहे थे तो वो नहीं सुन पा रहे थे, वो नीट के जब इशू को कह रहे थे तो वो नहीं सुन पा रहे थे। अगर मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूंगा वो नहीं सुन पाएंगे, मैं मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में बात करूंगा वो नहीं सुन पाएंगे, देश में 17 लाख छात्रों के साथ जिस तरीके से अन्याय हो रहा है वो नहीं सुन पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी गूंगी भी हो गई है, बहरी भी हो गई है, उनके पास नेता भी नहीं है। दूसरे लोगों को हाईजैक करने का काम अब भारतीय जनता पार्टी करने लगी है। ना उनके पास पॉलिसी है, ना उनके पास नेता है, सिर्फ कहने के लिए मोदी है। और मुझे लगता है कि आने वाले साल भर में उनको जाना पड़ेगा। अच्छा, अब आप ये बताओ, इतना सब कुछ आपने कहा, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव से पहले अस्तित्व में आया था। ये साथ बैठने के लिए 2 साल क्यों लग गए भाई गठबंधन को? नहीं, देखिए जी हिमांशु जी, जब जब आवश्यकता पड़ी है मीटिंगें हुई है। ये बेसिक रूप से जब आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग हुई तो उसमें 2, 3, 4, 5 महत्वपूर्ण मुद्दे, जो देश में महंगाई, चूंकि हम रोज सुबह उठते हैं तो हम लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, किसानों को किस तरीके से इस देश में तकलीफें हो रही है उसको हम लोगों ने एक साथ एकत्रित होके आज, और आप तो देखेंगे अभी निर्णय भी हुआ है कि हर 2 महीने में इसकी बैठक होगी। जोशी जी, मतलब आपका कहने का आशय ये है कि 2 साल तक सब कुछ देश में बहुत ठीक चल रहा था, इसलिए साथ बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। अब देश में ठीक नहीं चल रहा है 2 साल बाद, इसलिए हम लोग साथ बैठ गए। आपकी बैठक पूरे 1 जून 2024 के बाद आज 8 जून 2026, 2 साल 7 दिन बाद हुई है। तो रजत जी ने बताया कि अभी हालात ऐसे हो गए इसलिए साथ बैठे। 2 साल तो सरकार ने ठीक चलाया देश को, अब हालात ठीक नहीं है इसलिए आप साथ बैठ गए। मैं करेक्ट करना चाहता हूं, नहीं, मैं करेक्ट करना चाहता हूं, जब जब इस देश को ऐसा आवश्यकता हुआ है, जब जब देश में ऐसी स्थितियां बनी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निवास पे बहुत सारी इंडिया की बैठकें हुई हैं। अब इस बार जो महंगाई की मार, ट्रम्प के आगे नमस्ते नमस्ते करके पूरा झुक गए, देश का कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं है, तो दुर्भाग्य की बात। माफ कीजिएगा, अगर आप मुझे गलत साबित करना चाहते हैं रजत जसूजा जी, तो थोड़ा सा बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन की बैठक इन 2 साल में कब कब हुई है? मैं तो कह रहा हूं ना कि जरूरत पड़ने पर आदरणीय श्री खड़गे जी के आवास पर बार बार बैठकें होते रहती है, अन्य दलों से बैठक होती है, जब जब इलेक्शंस किसी स्टेट में। मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहता, आपके उत्तर में मेरे दर्शक समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन अब मुझे आखिरी टिप्पणी के लिए अजय जी के पास आना चाहता हूं। अजय जी, आपसे जानना चाहता हूं कि आज की इंडिया गठबंधन की बैठक से संदेश गया या तृणमूल के संभावित बिखराव की खबर से संदेश गया? बतौर पत्रकार आप क्या समझ पाए? आखिरी टिप्पणी आपकी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि निश्चित रूप से तृणमूल का जिस तरह से लगातार बिखराव हो रहा है, ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में भी हुआ और यहां भी हुआ। ये निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के लिए एक झटके के तौर पे मैं देखता हूं, और ये मानता हूं कि जिस तरीके से ये हुआ है उससे जो एक मजबूती थी उसमें कहीं कमजोरी आएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है, जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई उसमें एक चीज अब तक नहीं थी, आज तक नहीं थी, वो हुई है। वो सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि अब सर्वमान्य तौर पे सभी ने राहुल गांधी को अपना नेता मान लिया है। ये कांग्रेस के लिए खुश होने की बात है। हालांकि जो भी थे, अब किस कारण से माना है ये हम सब जानते हैं, राजनीतिक और उसको पत्रकारिता के दृष्टिकोण से। दूसरी चीज ये है, इससे एक बहुत अच्छी चीज ये है कि सारे आज
जो दिशा निर्देश दिए गए, जैसे लड़ने के लिए कहा गया, जिस तरीके से प्यार और अफेक्शन के साथ में आगे चीजों को आगे बढ़ाने की बात की गई, वो सारी बातें आज राहुल गांधी लाइक उसके चेयर करते हुए ऐसे लग रहा था वो डिक्टेट कर रहे हैं या बता रहे हैं, और सब उसको आज सुनने को मजबूर थे। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत खुश होने ये की कांग्रेस बात के है। लिए खुश होने की बात है, जो हमने शुरुआत में कहा था कि क्षेत्रीय दलों की हालत ऐसी हो गई कि अब उसके पास कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकारने के अलावा विकल्प नहीं है अगर उसे जिंदा रहना है। कांग्रेस को जो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अश्वमेध यज्ञ के चलते हासिल हुई है, क्या कांग्रेस इसको अवसर में परिवर्तित कर पाएगी? क्या ये अवसर सफलता के रूप में आने वाले समय में दिखाई देगा? ये जानने में हमारी दिलचस्पी है। दिलचस्पी हमारी इस बात में भी है कि ये तमाम क्षेत्रीय दल अभी और कितने बिखराव के शिकार होंगे, या इस बिखराव को रोक पाने के संदर्भ में कोई योजना के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। घटनाक्रम काफी तेज है, इसलिए खबरें लगातार बनाए रखेंगे निगाहों के साथ अपनी। पर समय है अब इजाजत लेने का, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सादा प्रणाम।